हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। बच्चे अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 21 का डिस्कशन और इसमें साइंस के प्रश्नों को मैं शशांक शेखर आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा। बच्चे चलते हैं पहला प्रश्न पर। ये सीधे हम लोग आ जाते हैं किस नंबर पर, तो 70 नंबर प्रश्न पर। देखिए 70 नंबर प्रश्न पर यहाँ देखिए, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है। तो जब भी उत्पादक, ये देखिए ये आपका क्या है, नीचे में बना रहा हूं, ये सबसे नीचे क्या है, उत्पादक है। उत्पादक, उसके ऊपर क्या होगा, कंज्यूमर वन, और इसके ऊपर क्या होगा, कंज्यूमर 2 होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, तो अपघटक होता है बच्चे, अपघटक होगा। तो ये क्रम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते रहता है। इस पूरी श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कौन सा श्रृंखला कहेंगे, फूड चेन कहते हैं बच्चे। कौन सा चेन कहेंगे, तो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहेंगे। और याद रखना है कि सबसे अधिक जो संख्या होगी वो किसकी होगी, तो सर्वाधिक संख्या आपको उत्पादक की होती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो इनकी संख्या घटती जाती है। ऊपर से सर्वाधिक ऊर्जा ग्रहण करने वाला कौन होता है, उत्पादक होता है, और इसी से ऊर्जा आगे की ओर फ्लो होता है। तो ऊर्जा की श्रृंखला को भी हम क्या कहेंगे, ऊर्जा श्रृंखला। ये 10% के नियम द्वारा गवर्न होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे कौन सा, खाद्य श्रृंखला। उत्पादक और खाने के क्रम को हम क्या कहेंगे, तो खाद्य श्रृंखला कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये टिड्डा है, तो टिड्डा पहले क्या करेगा, घास जो है खाएगा, कौन, टिड्डा खाएगा। और उसके बाद टिड्डा से सीधे चला गया कहां पर, तो मेढक चला गया, मेढक। और मेढक से कहां चला गया, तो मेढक जो है, तो मेढक को खाया किसने, सांप खाया। तो ये क्रम जो है, ये क्रमागत जो क्रम है उसको हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला बच्चे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा होगा, ए नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लीजिए कि नेक्स्ट क्या है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो बच्चे आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। और जीन जो है वो, ठीक है, जीन किसका बना होता है, तो डीएनए का बना होता है। किसका बना होगा, डीएनए का बना होता है। जनरली इसमें मतलब जीन में कोडोन होता है, किसका, एजीटीसी का, एजीटीसी, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का क्या होता है, कोडोन पाया जाता है। किसमें, तो जीन में कोडोन पाया जाता है। जीन जो है आनुवंशिक, ठीक है, इंफॉर्मेशन को यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का कार्य करता है। म्यूटेशन की इकाई, उत्परिवर्तन की इकाई को न्यूटॉन कहा जाता है। जबकि न्यूरॉन जो है, ठीक है, ठीक है, मानसिक जो क्षमता होती है उसकी इकाई होती है। चूंकि आपको पता होगा कि न्यूरॉन्स जो है, तो उसी के द्वारा, ठीक है, संवेदनाओं का संचार पूरे शरीर में होता है, इसलिए न्यूरॉन क्या हुआ, तो आपको इकाई हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए, डीऑक्सीजनित रुधिर, ठीक है, शरीर में किस में, ठीक, आता है। तो डीऑक्सीजनित रुधिर जो है आपको पता होगा कि शरीर के दायां नीले में पहुंचता है। कहां पहुंचेगा, दायां नीले में पहुंचता है। ऐसे भी ध्यान में रखना है कि जब भी हार्ट की चर्चा करते हैं तो हार्ट का ऊपरी भाग जो होता है वो, ठीक है, वो आपको क्या कहलाएगा, तो अलिंद कहलाता है। जबकि निचला भाग जो है वो निलय कहलाता है। तो दायां निलय, आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो हृदय है, हृदय का बायां भाग, याद रखना है कि ये जो है बायां भाग, ये क्या होता है, तो ये, ठीक, अशुद्ध, ठीक, बायां भाग जो है वो शुद्ध रक्त का होता है। कौन सा रक्त का होगा, शुद्ध रक्त का भाग होता है। लेकिन आपका जो दायां भाग होता है, कौन भाग, दायां भाग जो होता है वो अशुद्ध रक्त का भाग होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, दायां भाग अशुद्ध रक्त का भाग होता है, अशुद्ध रक्त का भाग होता है। तो यहाँ आपके डीऑक्सीजनित रुधिर यानी, ठीक है, खराब रुधिर किधर से किधर आएगा, तो सिरा के माध्यम से आपके दायां नीले में पहुंचता है, और दायां नीले से जाता है वो कहां पर, तो दायां भाग में जाएगा। वहां से मूवमेंट उसका हो जाता है और सीधे वो फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा में फिर एल्वियोली के माध्यम से उसमें, ठीक, ऑक्सीजन भरा जाता है। पुनः फिर वह, ठीक है, बायां अलिंद से होते हुए पूरे शरीर में फैलता है। तो ये क्रम ध्यान में रखनी चाहिए आपको बच्चे। डीऑक्सीजनित रुधिर क्या होता है, तो रुधिर जो है यह संयोजी ऊतकों का बना होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शरीर की गर्मी, शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक खाद्य नहीं है,
तो बच्चे प्रारंभिक खाद्य नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका प्रारंभिक खाद्य कौन नहीं है, तो दूध जो है प्रारंभिक खाद्य नहीं है। ध्यान में रखिएगा, दुग्ध प्रारंभिक खाद्य नहीं। इससे कहने का सेंस क्या है कि पहले हम लोग क्या खाते थे, सबसे पहले हम लोग फल का सेवन करते थे, उसके बाद धीरे धीरे सब्जियों का सेवन करने लगे, उसके बाद जो है अनाज का, देन आफ्टर दूध का, ठीक है, उपयोग किया जाने लगा। तो प्रारंभिक खाद्य नहीं है। तो बच्चे प्रारंभिक खाद्य धीरे धीरे पशुपालन बढ़ता गया, तब क्या हुआ, आपको गाय भैंस इत्यादि का पालन करने लगे, तब जाके दूध की प्राप्ति होगी। प्रारंभिक खाद्य कौन नहीं है, तो प्रारंभिक खाद्य नहीं है कौन, दूध नहीं है। ध्यान में रखिएगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा पहले कहते किसको है, तो वह विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, ऐसे विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, एसी विद्युत धारा कहते हैं। परिमाण और दिशा निरंतर बदलता रहेगा समय के साथ, ऐसे धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और भारत में प्रत्यावर्ती धारा की बात अगर करेंगे तो यह 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा होती है। याद रखिएगा कि हम लोग जो घरों में यूज करते हैं विद्युत धारा, उसको IRMS में मापा जाता है। IRMS का मतलब हो गया कि रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, करंट को हम लोग मेजर करते हैं। कौन सा करंट को, तो रूट मीन स्क्वायर करंट को मेजर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि टिक्का रोग किससे संबंधित है। तो बच्चे टिक्का रोग जो है वह मूंगफली से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो मूंगफलियों में टिक्का रोग होता है। कौन सा रोग होगा, टिक्का रोग। कहां पर होता है, तो मूंगफलियों में, ठीक है, अधिकांशतः मूंगफलियों में कौन सा रोग पाया जाता है बच्चे, तो टिक्का रोग पाया जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि टिक्का रोग कहां पाया जाएगा, तो मूंगफलियों में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाएगा, तो मूंगफलियों में टिक्का रोग पाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए मक्का, मैं अभी बता रहा था कि गन्ना से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो गन्ना से सुक्रोज प्राप्त करते हैं। मक्का आपको पता है इसमें जिन प्रोटीन पाया जाता है, जिन प्रोटीन पाया जाता है। बाजरा ये भी एक मोटा अनाज होता है। कौन सा अनाज होगा, तो मोटा अनाज होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। कौन सा अनाज होगा, तो मोटा अनाज कौन होगा, तो ये पाया जाता है, मोटा अनाज होगा। चलिए, तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है बच्चे, यहां पर देख लीजिए, सभी एसिड को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl होता है। यहां पर एक ही हाइड्रोजन है, इसीलिए ये मोनोबेसिक एसिड हो गया। जरा इसको देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका ठीक है क्या होता है, H2SO4, तो यहाँ क्या है, 2 हाइड्रोजन होता है, इसीलिए ये डायबेसिक एसिड हो गया। जरा नाइट्रिक अम्ल देखिए, HNO3, ये भी मोनोबेसिक एसिड हो गया, ध्यान में रखिएगा। फॉस्फोरिक एसिड, ये देखिए H3PO4 होता है, तो ये ट्राइबेसिक एसिड हो गया, H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर होगा। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मनुष्य के पेट में पाया जाता है। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल एक्वारजिया का प्रमुख भाग होता है। एक्वारजिया जो होता है 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग सोना को घोलने में करेंगे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लीजिए, एस्कर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम होता है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी को ठीक है थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन सी को एस्कर्बिक अम्ल और विटामिन डी को रेटिनॉल कहा जाता है बच्चे। तो विटामिन ए क्या हुआ, रेटिनॉल हुआ। विटामिन B1, अगर विटामिन B1 होगा तो थायमिन, विटामिन सी को हम एस्कर्बिक एसिड कहेंगे। कौन सा एसिड कहेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी, यानी यह संतरा, ठीक है, संतरा इत्यादि में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, तो संतरा, ठीक है, संतरा इत्यादि में पाया जाता है। कौन सा एसिड, तो बच्चे विटामिन सी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। याद रखिएगा कि धातु ले लेते हैं Na और ये ले लीजिए HCl। तो बच्चे यहाँ देख लीजिए 2 ले लीजिए, यहाँ भी 2 ले लीजिए, तो 2NaCl प्लस क्या हो गया, H2 गैस यहाँ बाहर निकला, तो H2 गैस बाहर निकलेगा। क्लोरीन गैस Cl2 होता है, नाइट्रोजन गैस N2 होता है और अमोनिया गैस जो होता है वो NH3 होता है। सर्वाधिक ठीक है जल में घुलनशील गैस कौन होगा, तो अमोनिया होगा। कौन गैस जल में नहीं घुलता है, तो वह N2 होता है बच्चे। तो ध्यान में रखा जाए इन सब चीज़ों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाली अधातु तत्व कौन सी होती है। तो 287 वाली अधातु तत्व के विषय में चर्चा हो रहा है। तो बच्चे अधातु तत्व, अधातु और धातु,
ठीक है, अधातु के विषय में जान लीजिए, ये पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक एलिमेंट होता है यह, ठीक है, आपको पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। एक दूसरी बात क्या है कि यह जो है, ठीक है, आपको आवर्त सारणी के दाएं भाग में पाया जाएगा। आवर्त सारणी के दाएं भाग में, आवर्त सारणी के दाएं भाग में होता है, दाएं भाग में पाया जाता है, भाग में पाया जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, किस भाग में पाया जाएगा? तो दायां भाग में पाया जाता है। तो आवर्त सारणी के दाएं भाग में पाया जाता है। और इसका याद रखिएगा, यह अधातु जो होता है, ये आपको क्लोरीन मान लीजिए 17 है, तो 17 की परमाणु संख्या कितनी? 2, 8, 7। जिस भी तत्व के अंतिम कक्षा में इथे आपको 4, 5 बोलते हैं, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह सभी अधातु होता है। तो क्या होगा? यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2, 8, 7 बोल रहा है। 2, 8, 7 मतलब क्या हुआ? तो 2, 8, 7 मतलब क्या हुआ? 17। 17 मतलब क्या हुआ? क्लोरीन। कार्बन क्या हुआ? 6 हो गया। याद रखिएगा, कार्बन परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, ये सभी अधातु हैं। लेकिन आपको क्लोरीन जो है, यह क्या हुआ? इसका जो परमाणु संख्या है वो 2, 8, 7 यानी 17 होगा। ध्यान में रखिएगा, 2, 8, 7 यानी क्या होगा? 17 होगा। मैंने ये भी बताया कि आपको जिस भी तत्व के अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वह क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा बच्चे। और अधातु पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जाइलम का कार्य क्या होता है? तो देखिए, जाइलम का कार्य मुख्य रूप से, ठीक है, जल का संवहन होता है, जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन करता है जाइलम। जाइलम, ठीक है, जल का परिवहन करता है। जाइलम, याद रखिएगा, जाइलम जल का परिवहन करेगा। जबकि खाद्य पदार्थ का संवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करेगा। क्या करेगा? फ्लोएम करता है। याद रखिएगा कि आपको स्टोमाटा जो है पौधों में, स्टोमाटा जो पौधों में होता है, वो क्या करेगा? गैस का संवहन करता है। और यह गैस का संवहन किस विधि द्वारा होता है? तो विसरण विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होगा बच्चे? तो विसरण विधि द्वारा इस गैस का संवहन होता है। चलिए, जाइलम और फ्लोएम जो होता है बच्चे, याद रखिएगा, ये जटिल, ठीक है, जटिल उत्तक है। कौन सा उत्तक है? जटिल। पादपों में जटिल, ठीक है, आपको उत्तक होता है, पादप उत्तक जटिल होता है। याद रखिएगा, ये पादप उत्तक क्या है? जटिल है, जाइलम और फ्लोएम। और आपको पेरेन्काइमा, कुलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब जो होता है वो सरल उत्तक है। पादपों में क्या होता है? सरल उत्तक होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो पानी का उबलना आपको रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ देख लीजिए बच्चे, ये भौतिक परिवर्तन। दूध का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कोयला का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पानी का उबलना, ये क्या है? तो आपको भौतिक परिवर्तन है। जब भी पानी को उबालेंगे, पुनः वाष्प से, ठीक है, हम लोग जल प्राप्त कर लेते हैं। इस परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन कहते हैं? तो यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। जब कागज को हम जलाएंगे बच्चे, तो जब भी कागज को जलाया जाता है तो वो काला काला प्राप्त हो जाता है। पुनः उससे हम कागज प्राप्त नहीं करते। दूध अगर एक बार खट्टा हो गया तो पुनः उससे शुद्ध दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। तो बच्चे यहां देख लेते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, इससे पीछे वाला क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? तो बच्चे, किसी भी तत्व में ध्यान रखिएगा, किसी भी, ठीक है, किसी भी यौगिक में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को, यौगिक में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को, कुल परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो एटोमिसिटी या परमाणुकता कहते हैं। परमाणु की संख्या, ठीक है, ये कहलाएगा एटोमिसिटी। एटोमिसिटी, परमाणुकता, परमाणुकता कहलाता है। चलिए देखते हैं, परमाणुकता या एटोमिसिटी इसको कहेंगे। देखते हैं हम लोग करके, क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। तो H2SO4 ले लीजिए। अब देखते हैं इसमें जोड़ते हैं कितना। तो 2 ठो हाइड्रोजन है, 1 ठो सल्फर है और 4 ठो ऑक्सीजन है। तो 4, 1, 5, 2, 7, यानी इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी बच्चे? 7 हो जाएगी। किसी भी यौगिक या परमाणु में उपस्थित या अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। तो आसानी से निकल गया। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये प्रबल अम्ल है। इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं बच्चे? तो याद रखिए, कार बैटरी में किया जाता है। कार बैटरी में किया जाता है, बहुत सारा काम होता है। ठीक है, प्रयोगशाला अभिकर्मक में भी करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग, चंद्रमा पर उसके पलायन वेग से क्या होगा? तो बाबू, पृथ्वी पर पलायन वेग जो होता है
पलायन वेग पहले किसको कहते हैं? तो वह वेग जो जिससे कोई वस्तु पृथ्वी पर उपस्थित है और वह क्या होगा, पृथ्वी से पलायित हो जाए, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है। तो ऐसे ठीक है वस्तु के वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। और पलायन वेग भी बराबर होता है कितना? तो बच्चे √2gr होता है। इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चे अब चंद्रमा पर बात करते हैं। चंद्रमा पर पलायन वेग जो है वह होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चूंकि पलायन वेग का मान यहाँ पर बहुत कम होता है, यही कारण है कि यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। अब देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? अधिक होगा बच्चे। क्या होगा? अधिक होगा, बहुत अधिक हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। 18 कैरेट सोना में कितना प्रतिशत कैरेट होता है, का सोना होता है? तो देखिए आपको 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना मतलब क्या हुआ? 100% सोना हो जाएगा। 100% सोना क्या हो गया? 100% हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 18 कैरेट का, 18 कैरेट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो 24, ठीक है 24 है तो 18/24 गुना क्या? 100 कर दीजिए। तो 6 3 18, 6 चौके 24, काटिए 4 25 100, 25 75, यानी 75% इसमें क्या होगा? सोना होगा। तो बच्चे आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा होगा? डी नंबर। 18 कैरेट सोना में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो लोहा है आपका, ठीक है Fe है। तो Fe पर एक परत चढ़ा देते हैं हम लोग, किसका? तो जिंक का परत चढ़ा देते हैं। जर्डन की परत चढ़ाते हैं और इसी को हम लोग करते हैं, क्या कहते हैं? चढ़ाते हैं। इसी परत को हम लोग कहेंगे गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है बच्चे। कौन सा? गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो जिंक की परत को चढ़ाना, लोहे पर जिंक की परत को चढ़ा देना ही गैल्वेनीकरण कहलाता है। याद रखिएगा। निकेल जो है, ठीक है, ये भी आपको लौह चुंबकीय धातु होता है। लेड जो है ये उष्मा और विद्युत का कुचालक धातु होता है। गैलियम हथेली पर लेने पर क्या होता है? पिघल जाता है। यह ऐसा धातु होता है जो हथेली पर लेने पर क्या होगा? पिघल जाता है बच्चे। तो ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। कह रहा सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो सबसे पहले आपको भेजा गया था कुत्ता को, और ये कुत्ते का नाम क्या था? तो लैकिया नाम था। और इसे स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक 2 से, ठीक है, अंतरिक्ष में भेजा गया था और रूस के द्वारा भेजा गया था। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात अगर करेंगे तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। वैलेंटीना तेरेस्कोवा। पहला, ठीक है, पुरुष अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, यूरी गैगरिन था। तेरेस्कोवा और पहली, ठीक है, आपको पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री याद रखिएगा, पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री क्या नाम है आपको? तो यूरी गैगरिन। अगर भारत की विषय में बात करें तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। अगर हम बात कर लें कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, तो बच्चे कल्पना चावला, कल्पना चावला। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती है, क्योंकि ध्वनि जो है यह अनुदैर्ध्य तरंग है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होगा? ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि, ठीक है, आपको निर्वात में गमन नहीं करता है। याद रखिएगा, ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद क्या होगा? गैस में होगा। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। यह माध्यम के समानांतर गमन करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यह देख लीजिए क्या कह रहा है। तो समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, ये देखिए बार बार इसमें लड़के गड़बड़ करते हैं। गति के 3 समीकरण, गति के कितने समीकरण? 3 समीकरण है। और ये किसने दिया? तो ये गैलीलियो ने दिया था। ध्यान में रखिएगा, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने इसका समीकरण दिया था। पहला समीकरण क्या है? तो v बराबर u प्लस ए टी है, और ये वेग है और ये अंत में क्या है? समय है। तो वेग समय संबंध बताता है। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस क्या? हाफ ए टी स्क्वायर है।
तो ये क्या है, आपको स्थिति है और ये क्या है, समय, स्थिति समय संबंध बताता है। तीसरा समीकरण v² बराबर u² प्लस क्या हुआ 2as होता है, ये वेग और स्थिति संबंध बताता है। तो बच्चे ठीक है, ये क्या होगा, पहला समीकरण है। तो वेग, ठीक है, वेग समय का एक फंक्शन है, वेग समय का एक फंक्शन है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा होगा, बी नंबर। तो पहला समीकरण मैंने क्या बताया आपको, पहला वाला पकड़ना है, अंत वाला देखिए। तो वेग और समय, ठीक है। दूसरा वाला में देखिए एस और टी यानी स्थिति और समय के बीच संबंध। तीसरा वाला समीकरण देखिए, ठीक है, वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग, ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो बच्चे ये लगता है साइंस खत्म हो गया। तो बच्चे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 22 नंबर के टेस्ट के डिस्कशन में। चलिए 22 नंबर सेट में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।